नमस्कार, मैं हूँ राजन झा। आज जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे आप किसी पार्टी का समर्थक बनकर नहीं बल्कि देश का नागरिक बनकर सुनिए। भारत के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र दशकों से भारत के अंदर से ही चल रहा है। इस षड्यंत्र का शिकार सरकारें हैं, न्यायपालिका है और समाज के लोग तो हैं। फिर भी इस बारे में न तो सरकार कुछ कर रही है, न न्यायपालिका और न ही समाज में इस खतरे के प्रति कोई जागृति दिखाई दे रही है। देश और भारतीय समाज के दुश्मन संगठन हमारे आपके बीच रहकर ही काम कर रहे हैं। हमें इसकी जानकारी भी है, लेकिन हम उनको कुचलने के लिए कुछ कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ज्यादातर लोगों को देश और समाज से नहीं, सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ हानि से मतलब है। जो जगाने की कोशिश करता है उसे ही संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। सब केवल अपने अपने काम से मतलब रखे हुए हैं। आश्चर्य तो यह है कि समाज के ठेकेदार और राजनेता तक आंखें बंद किए हुए हैं। किसी को देश और समाज के नुकसान की कोई चिंता ही नहीं, लेकिन ऐसा समाज और देश को पतन की तरफ ले जाता है। अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि पानी नाक तक आ पहुंचा है। नए वक्फ कानून के खिलाफ पैरवी करने वाले वकीलों में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, राजीव धवन और हुजैफा अहमदी हैं। सरकार नया वक्फ कानून लेकर आई क्योंकि वक्फ बोर्ड में अनियमितताएं थी, करप्शन था और जमीन पर कब्जा करने की छूट दे दी गई थी। हिंदुओं के गांव पर दावा किया जा रहा था। वक्फ बोर्ड बेलगाम हो चुकी थी। वक्फ पर मुस्लिमों का अधिकार होता है, संपत्ति मुस्लिमों पर खर्च होती है। इससे किसी हिंदू को एक नए पैसे का लाभ नहीं होता। फिर भी इसके लिए 5 में से 3 वकील हिंदू हैं। अभी मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, केवल टॉर्च मार रहा हूं, यथास्थिति नजर आए। इसके पूर्व राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष के वकीलों में कपिल सिब्बल और राजीव धवन जैसे बड़े नाम थे। केरल के चर्चित लव जिहाद केस, जिसे हादिया लव जिहाद केस के नाम से भी जाना जाता है, उसमें अखिला अशोकन ने हादिया बनकर शफीन जहां नाम के लव जिहादी से शादी कर ली थी। उसका बुरी तरह ब्रेन वॉश किया गया था, जिसके बाद अखिला के पिता ने शफीन जहां पर मुकदमा कर दिया। आपको पता है उस शफीन जहां का केस कौन लड़ रहा था? कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, इंदिरा जयसिंह और मरजूक बाफकी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हादिया के वयस्क होने के नाते अपना धर्म और जीवन साथी चुनने के अधिकार को बरकरार रखते हुए शफीन जहां के पक्ष में फैसला सुनाया। बाद में कई रिपोर्टें सामने आई जिसमें पता चला कि इस मामले में प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकी संगठन PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक्टिव था। रिपोर्टों के अनुसार PFI ने इस पर 99,52,324 रुपए खर्च किए थे। इनमें से 93,85,000 रुपए कथित तौर पर 4 वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, इंदिरा जयसिंह और मरजूक बाफकी को दिए गए थे, जो शफीन जहां की तरफ से केस लड़ रहे थे। और आगे बढ़ते हैं। 2020 में यूपी के हाथरस के बहाने सांप्रदायिक दंगा भड़काने के आरोप में यूपी पुलिस ने सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार किया था। कप्पन एक एक्टिव PFI सदस्य था जो जर्नलिस्ट बनकर अपने नापाक मंसूबों को हवा दे रहा था। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सिद्दीक कप्पन के रिहाई की मांग की थी। उसकी तरफ से केस लड़ा था। दिल्ली में CAA के विरुद्ध प्रोटेस्ट के बहाने एंटी हिंदू दंगे हुए। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से एक उमर खालिद भी है। पता चला कि उमर खालिद अन्य कई आरोपितों के साथ इस दंगे का मास्टरमाइंड है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल उमर खालिद की तरफ से केस लड़ रहे हैं। ऐसे अनेक मामले हैं, खोजने बैठेंगे तो केसेस खत्म नहीं होंगे। आतंकी अफजल गुरु की फांसी को रोकने के लिए 12 वकीलों की फौज आधी रात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। कई बार इसका उल्लेख होता रहा है। वकीलों की टीम में आनंद ग्रोवर, प्रशांत भूषण, युग मोहित, नित्या रामकृष्णा जैसे नाम हैं, सब हिंदू। आखिर 3 तलाक जैसे असामाजिक मुद्दों को डिफेंड करने की क्या मजबूरी हो सकती है किसी की? कपिल सिब्बल कर चुके हैं। केवल कपिल सिब्बल के कारनामों पर अलग से 15 मिनट का वीडियो बनाया जा सकता है। मैं आज इनकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही देश के लोगों की मांग है कि देश में छुपे गद्दारों और घुसपैठियों को बाहर किया जाए। कई बार यह साबित हो चुका है कि वो देश के लिए बड़ा खतरा है। मैंने भी रोहिंग्याओं को लेकर एक वीडियो बनाया हुआ था कि कैसे रोहिंग्या देश को दीमक की तरह खा सकते हैं। आप जाकर चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब इस एक केस के सहारे कपिल सिब्बल पूरे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया को रुकवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। धुबरी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने महिला को बांग्लादेशी घोषित किया था।
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इसे सही माना, फिर भी अचानक से वो हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सोचिए, एक घुसपैठिए के पास सुप्रीम कोर्ट के वकील को देने के लिए पैसे होंगे क्या? उनके पास यदि इतना अर्थ होता तो वे अपना देश छोड़कर आते ही क्यों? इन सब के पीछे वही अंतरराष्ट्रीय साजिश है जिसका उल्लेख मैंने वीडियो के आरंभ में किया। यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और बातों को गहराई से समझना चाहिए। मित्रों, 2 रोहिंग्याओं का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखने वाले हैं देश के बड़े बड़े वकील, जैसे कपिल सिब्बल, राजीव धवन, कॉलिन गोंजाल्विस, प्रशांत भूषण, अश्विनी कुमार इत्यादि। रोहिंग्या मुस्लिम और ये सभी नाम हिंदू और एक नाम क्रिश्चियन, तो आप धार्मिक कनेक्शन भी नहीं जोड़ सकते। फिर प्रश्न उठता है, देश के इतने बड़े वकील रोहिंग्याओं के लिए क्यों लड़ रहे हैं? और जिनका केस ये लड़ रहे हैं, क्या वो इनका फीस भरने के लिए सक्षम हैं? इनकी फीस छोड़िए, रोहिंग्या तो इनके पालतू कुत्तों को खाने के लिए जो बिस्किट का पैकेट आता है वो भी नहीं खरीद सकते। इतनी बुरी हालत है उनकी। अब ऐसे वकील कह सकते हैं कि वो मुफ्त में इनका केस लड़ रहे हैं, इनसे कोई पैसा नहीं लेंगे क्योंकि ये गरीब है। सवाल तो यह कि आपको इनका केस लड़ना ही क्यों? आपको केवल रोहिंग्या गरीब ही दिखते हैं? आपको अपने देश में गरीब नहीं दिखते? क्या अपने देश में कोई गरीब किसी मुकदमे में नहीं फंसा? अपने देश के कितने गरीबों का केस फ्री में लड़ते हैं ये लोग। अभी आप सब ने एक खबर देखी होगी कि 104 वर्ष की अवस्था में एक बुजुर्ग बाइज्जत बरी हुए। 43 साल उनके जेल में बीत गए, आधा जीवन जेल में चला गया उनका केस ये बड़े वकील लड़े होते तो शायद आधा जीवन जेल की कोठरी में नहीं बिताना पड़ता। इन वकीलों के मन में रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों, असामाजिक तत्वों और आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए ही दया की भावना क्यों जागृत हो जाती है? कोई तो कारण होना चाहिए। हमारे देश में रोहिंग्या मानवाधिकार पहल नाम से एक एनजीओ चलाया जा रहा है। एनजीओ की तरफ से एक जनहित याचिका दाखिल की गई कि रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को स्कूलों में शिक्षा और सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाए। उनकी पैरवी सीनियर वकील कॉलिन गोंजाल्विस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि रोहिंग्याओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए, भले उनके पास आधार कार्ड नहीं या अन्य जरूरी कागजात नहीं, फिर भी उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जिन घुसपैठियों को उनके देश डिपोर्ट करने का आदेश दिया जाना चाहिए, उनके लिए शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था हो रही है। अब एक और प्रश्न आपसे है कि यदि आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, कोई पहचान पत्र नहीं है, तो क्या आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं? आपके बच्चों को स्कूल में दाखिला मिल जाएगा, आपको मुफ्त राशन मिल जाएगा। जो सुविधाएं आपके देश में आपको बिना पहचान पत्र या प्रमाण पत्र के नहीं मिल सकती, उन सुविधाओं की व्यवस्था इकोसिस्टम घुसपैठियों के लिए करा लेता है, जिसे एजेंसियां देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बतला चुकी हैं। उसको लेकर आम लोग, संस्थाएं और न्याय व्यवस्था एक मत क्यों नहीं है? एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने इसी साल जनवरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और सरकार को सलाह दी। मित्रों, आपको उत्तर प्रदेश के कासगंज का चंदन गुप्ता याद है? वही चंदन गुप्ता जिसकी तिरंगा यात्रा के दौरान मुसलमानों की भीड़ ने हत्या कर दी थी। इसी साल यानी 2025 में ही 6-7 जनवरी को कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए कोर्ट ने 28 आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला जस्टिस त्रिपाठी ही सुना रहे थे। इसी दौरान उन्होंने जो टिप्पणी की और जो विषय उठाया वह आपके लिए जानना आवश्यक है। जस्टिस त्रिपाठी ने इस हत्याकांड में आरोपितों को बचाने में देशी और विदेशी एनजीओ की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि चंदन गुप्ता के आरोपितों को बचाने के लिए देश के साथ साथ विदेशी मदद भी की गई। इस संबंध में 7 एनजीओ के नाम का जिक्र किया गया। अमेरिका का अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, लंदन से संचालित साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप, भारत स्थित सिटीजन्स ऑफ जस्टिस एंड पीस मुंबई, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, रिहाई मंच और जमीयत उलमाए हिंद का लीगल सेल। जस्टिस त्रिपाठी की तरफ से कहा गया कि ये एनजीओ मुस्लिम आरोपितों को बचाने के लिए अक्सर मदद कर रहे हैं। यह जांच का विषय है कि ये एनजीओ कैसे पहले से ही अपने वकीलों को कोर्ट में उतार देते हैं। जस्टिस त्रिपाठी ने इन एनजीओ की फंडिंग पर सवाल उठाए और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों फंडिंग कर रहा है।
इसके पीछे उद्देश्य क्या है? अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है या कोई दंगाई पकड़ा जाता है तो ऐसे एनजीओ बड़े से बड़े वकील कोर्ट में खड़ा कर देते हैं उन्हें बचाने के लिए, उनकी पैरवी करने के लिए, और उसके लिए फंडिंग होती है। इस बात की जांच की जानी चाहिए। एनआईए कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर विषय बतलाया। देश के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि इन एनजीओ के पास पैसा कहां से आता है, इनको कौन लोग फंडिंग करते हैं और उनका उद्देश्य क्या है। दूसरा सवाल जो जस्टिस त्रिपाठी ने उठाया वह ये कि इतने महंगे और बड़े वकील अपराधी पक्ष से लड़ने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं। हम सभी को सोचना चाहिए कि कैसे केवल पैसों के लिए या किसी और कारण से लोग अपराधी पक्ष का वकील बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि दो एक मामले हो तो समझ में आता है, लेकिन जिसका पूरा रिकॉर्ड ही ऐसा है उस पर संदेह भी क्यों न किया जाए। इस पर निचली से लेकर ऊपरी अदालतें भी मौन रहती हैं। सबको दिखाई दे रहा है, सबको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, फिर भी कोई नहीं बोल रहा। जस्टिस त्रिपाठी ने एक सुझाव दिया कि वकील एक केस को सुनने के लिए कितना फीस लेते हैं इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। कम से कम जो देश के बड़े वकील हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्तर के वकील हैं, उन्हें इसे लागू करना चाहिए। जैसे डॉक्टरों की फीस की जानकारी सबको होती है, प्रोफेसर की सैलरी कितनी है इसकी जानकारी सबको होती है, पीएम की सैलरी तक की जानकारी लोगों को होती है, उसी तरह वकीलों का फीस भी सार्वजनिक होना चाहिए कि वो एक सुनवाई का कितना फीस लेते हैं। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि वकीलों को बैंकिंग चैनल से ही फीस लेना अनिवार्य होना चाहिए। अनेक लोग ले भी रहे हों, परंतु इसे कानून बना दिया जाना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि किसी वकील को लेकर मन में संदेह, इसलिए कि वकीलों को लेकर एक ट्रांसपेरेंसी और विश्वसनीयता बनी रहे। जस्टिस त्रिपाठी का सुझाव है कि बड़े वकीलों को ट्रांसपेरेंसी दिखाते हुए यह भी साफ करना चाहिए कि किस केस के मुवक्किल ने उनको कितना पेमेंट किया। इससे यह जानने में आसानी होगी कि उनको दिए जा रहे फीस का सोर्स क्या है। कोई आतंकी संगठन तो पैसे नहीं दे रहा। जस्टिस त्रिपाठी ने किसी वकील की नीयत पर प्रश्न खड़ा नहीं किया। ये बातें कही गई ट्रांसपेरेंसी के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। जस्टिस त्रिपाठी के इन सुझावों को तो राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन जाना चाहिए था, लेकिन आप में से शायद ही किसी तक यह जानकारी पहुंच सकी। कारण है हमारा मतलब ही होना, समाज के खतरों के प्रति जागरूक नहीं होना। यही कारण है कि भारत के भीतर बाहरी षड्यंत्र चलाए जाते हैं और मोहरे यहीं के लोग बनते हैं, कई बार जानबूझकर और कई बार अनजाने में। आज के लिए इतना ही। वीडियो से सहमत हो तो इसे जमकर शेयर कीजिए। YouTube हमारे वीडियो को प्रमोट नहीं करता, यह कार्य आपको ही करना होगा। इसे फैलाएं और हमारी सहायता करें। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी की भी सहायता ले सकते हैं। नमस्कार।